हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी स्टार्टिंग विद आवर लेक्चर नंबर 3 जो कि पहला अपना जेई नीट सेक्शन ए है। उसके अंदर हम लोग एक थ्योरी टॉपिक है छोटा सा विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जो आपने पहले भी पढ़ी है जूनियर क्लासेस में 9th-10th में। वहाँ आपने उसको नाम दिया था रिएक्टिविटी सीरीज़। यहाँ वो उसको एक्चुअल जो नेम है उसका वो देंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। वो बेसिकली क्या देता है मेरे को, SRP वैल्यूज़ देगा। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स हैं जो भी अपने रिएक्शंस वगैरह में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो भी मेटल्स या सॉल्ट्स या नॉन मेटल्स जो भी यूज आते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बताएगा। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं प्रेफर करूंगा कि 4 से 5 वैल्यूज़ है जो आप याद रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि वैल्यूज़ एग्जाम में नहीं दी होती है। फिर उसके बेसिस पर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन EMF कैलकुलेशन। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अभी सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा किसका है, मैं टिक कर रहा हूँ, उनकी वैल्यूज़ याद रखनी है, और सबसे कम किसका है। अब इस वैल्यू को देख के मैं क्या बोल सकता हूँ, वैसे तो तुम देखोगे तो नीचे ये सब स्ट्रॉन्ग मेटल्स आ गए, देख लो, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह। पूरी नहीं है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इनकम्प्लीट है, मतलब जितना अपना काम का है उतनी ही है, और इवन इतनी भी काम की नहीं है, बट जस्ट एक ट्रेंड देखने के लिए है अपना। और ये वैल्यू कहीं कहीं पे -3.05 दिया है, फर्क नहीं पड़ता, वो अपन देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि अगर SRP ज़्यादा है तो मतलब उसका क्या होता है, रिडक्शन होगा। ये मैंने बताया था जो हमने डिस्कस किया था शी वाले लेक्चर में, तब मैंने बताया था ना कि जिस भी मेटल का SRP ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, जिसका SOP ज़्यादा होगा, दैट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा। तो अभी इसको देख के मेरे को क्या पता पड़ता है कि जैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है वो मेरे को बताना है, और हम एक रिलेशन डिड्यूस करेंगे, अभी देखते जाओ। सबसे ऊपर देखो F2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2F-। ये वाला वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, प्लस का 2.87 है और माइनस का 3.04 या 3.05, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ये रेंज है अपनी पूरी। तो जब वैल्यू उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो मैंने एक और चीज बताई थी कि ये जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, दैट इंप्लाइज व्हाट, दैट प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सो कहना इसे कि इसके अंदर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन, मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट हो रहा है। ये सब रिडक्शन पोटेंशियल ही है। ये जो वैल्यूज है ना, देज आर SRP वैल्यूज। कैसे पता पड़ेगा, ये देख लो, सारी रिएक्शंस में देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तभी तो रिडक्शन होता है। रिडक्शन का एक डेफिनेशन था ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट कैन वी से कि जितना ज्यादा SRP वैल्यू होगा उतना इजीली वो रिड्यूस होगा, या मैं बोलूं उतना स्ट्रॉन्ग वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, दैट ऑक्सीडाइजिंग पावर और स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज प्रोपोर्शनल टू SRP। ये पहला सार है इसका कि ऑक्सीडाइजिंग पावर या स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, SRP होता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं इसको उल्टा करने पे अपन लिखें तो रिड्यूसिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, SOP के। याद रखने का तरीका क्या है कि उल्टा है इन द सेंस कि यहाँ पे एक साइड में ऑक्सीडाइजिंग है तो सामने रिड्यूसिंग है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है। इस तरीके से याद रखो, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग फिर से ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। वैल्यूज कौन कौन सी याद करनी है वो मैं बता देता हूँ। Ag+ वाली वैल्यू याद करो, यहाँ सर्कल कर देता हूँ मैं 0.8। Fe3+ वाली छोड़ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल याद करो, कभी कभी एग्जाम में देना भूल जाता है, बाकी तो एग्जाम में दिया हुआ होना चाहिए, बट अपन रिस्क नहीं लेंगे। और Zn2+ का याद करो, Zn2+ का वैल्यू माइनस का 0.76। एक और है निकल का याद करो, माइनस का 0.26। ये 6 वैल्यूज आपको याद करनी है। सो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो F2 है दैट इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये देखो यहां दिया हुआ है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे ज्यादा, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या उल्टा लिखूं तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, लिथियम प्लस, और वीकर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ना हो गया F2+, मतलब F2 हो गया वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, या मैं कहूं स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिलेशन याद रखना बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं ये मैं बताता हूं आपको। एक चीज तो मैंने बताई थी कि हम लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए कि
जिस मतलब अगर ई सेल पॉजिटिव है तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन अगर हो रहा है तो एक चीज को दूसरी चीज में हम स्टोर नहीं कर सकते। एक बहुत ही बचपन में आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा, अच्छा एक चीज इसके अंदर H+ का रह गया ना, ये देख लो, ये तो ठीक है अंडरस्टूड ही था ना, देख लो H+ 0 पे है। अब मैं एक केस लेता हूं जिंक का और एक केस लेता हूं कॉपर का। मतलब इसके अंदर क्या है, एक है जो हाइड्रोजन से ऊपर है और एक है जो हाइड्रोजन से नीचे है। तो मतलब मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं ये देखो एक बार, मेरे को बोला जाए अगर कि कैन कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, क्या ये रिएक्शन होती है? या फिर पहले अपन कॉपर का एक एग्जांपल लेते हैं। और दूसरी तरीके से क्या आ सकता है क्वेश्चन, कैन कॉपर बी स्टोर्ड इन डाइल्यूट H2SO4? मतलब क्या हो गया, कॉपर, या दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कॉपर H+ डिस्प्लेस कर सकता है, इसमें से H+ डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, Cu प्लस H+ गिव्स, क्या देगा ये Cu, मतलब ये एक्चुअली क्या दे रहा है, CuSO4 प्लस H2 दे रहा है ना। हम एनायनिक पार्ट को हटा देते हैं एक बार के लिए, तो मैं बोल सकता हूं ना ये रिएक्शन बन गया। सबसे पहला काम क्या है, रिएक्शन बैलेंस करो, ये हो गया रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, क्या कॉपर H2SO4 के H+ को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब डिस्प्लेस करके कौन आ गया है वहां पे, खुद आ गया है ना, कैन कॉपर डिस्प्लेस H+ फ्रॉम H2SO4 एंड कम, मतलब कॉपर H+ को डिस्प्लेस करके खुद आ सकता है क्या, हाँ या ना, वो देखना है मेरे को। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, क्या कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन फिजिबल है, तो मतलब वो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, उसमें मेरे को ये पता करना है कि ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। फिर तीसरा क्वेश्चन, कैन कॉपर बी स्टोर्ड इन डाइल्यूट H2SO4, मतलब कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4 वाला रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर ये रिएक्शन का ई सेल पॉजिटिव आता है, दैट मींस व्हाट, कि कॉपर कांट बी स्टोर्ड, क्योंकि अगर ई सेल पॉजिटिव आएगा तो आपस में रिएक्ट करेंगे। अगर ई सेल पॉजिटिव आता है और वो रिएक्ट करते हैं तो इसका मतलब हम एक चीज को दूसरी चीज में स्टोर नहीं कर सकते। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बैलेंस हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का E0 सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ई सेल जो अपना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल है, दैट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी दैट डज नॉट डिपेंड ऑन मास। तो मतलब यहाँ स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगा। डेल्टा G0 होता तो करता, जितने भी थर्मोडायनेमिक रिलेशंस होते हैं वो सब डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनके अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, उसके अंदर बेसिकली जो भी थर्मोडायनेमिक इक्विवेलेंट्स है वो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, थर्मोडायनेमिक टर्म्स वाली जो भी होती है। यहाँ इसके लिए अगर मैं देखूं, इस रिएक्शन को देखो तो क्या बोल सकता हूं मैं कि Cu2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। तो कहना इसे कि E0 सेल मेरे को अगर निकालना है तो मेरे को कैसे निकालना है, E0R माइनस E0L। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E0, दोनों मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल ले लें, राइट में कौन आता है जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन किसका हो रहा है, H+ से H2 माइनस E0, इसका भी मेरे को क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो इसका वैल्यू था 0 और कॉपर हाइड्रोजन के ऊपर था, इसका वैल्यू अभी तुम लोगों को याद अभी तो नहीं होगा, 0.34 होता है, वैल्यू पीछे टेबल से देख सकते हो क्या आया वैल्यू। देयरफॉर कॉपर कांट डिस्प्लेस H+ फ्रॉम H2SO4, क्योंकि उनके बीच का जो रिएक्शन है उसका E0 सेल क्या है, नेगेटिव। सिमिलरली कैन कॉपर बी स्टोर्ड इन डाइल्यूट H2SO4, यस, व्हाई, बिकॉज द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, उसका E0 सेल क्या आता है, नेगेटिव। ये E0 सेल नेगेटिव का फंडा डेल्टा G0 से जुड़ा हुआ है, फॉर्मूला था ना डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल, अभी प्रूव भी करेंगे अपन नन्स इक्वेशन वाले लेक्चर में, जो कि अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो उसमें हमने ये प्रूव किया ही था ना। तो अगर E0 का वैल्यू नेगेटिव होगा तो डेल्टा G0 पॉजिटिव आ गया, मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। तो एक चीज मेरे को पता पड़ती है कि हाइड्रोजन से ऊपर जो भी है वो H+ को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाइड्रोजन से ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में जो भी है, जैसे Ag आएगा, कॉपर आएगा, वो सब इनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला जो है जैसे निकल हो गया, जिंक हो गया, ये रिप्लेस कर सकते हैं। देखो अपन अभी देखते हैं, जिंक वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। सिमिलरली कहना है इसे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्या देगा ये, Zn2 प्लस H2, सो E0 सेल विल बी इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला डायरेक्टली लिख रहा हूं, H+ से H माइनस E0 Zn2 प्लस से Zn, ये वाला वैल्यू क्या हो गया 0, माइनस ये वाला वैल्यू आप देखोगे तो माइनस 0.76 आएगा। कितना आ गया आंसर, प्लस का 0.76 वोल्ट। देयरफॉर जिंक कैन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4, और इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, जिंक कैन डिस्प्लेस H+।
ठीक है। और तीसरा तरीका क्या, जिंक कांट बी स्टोर्ड इन डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि ये क्या कर जाएगा, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, हेंस फिजिबल नहीं है कि हम उसको स्टोर करें। इसका मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन से ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी है वो सब हाइड्रोजन को किसी भी एसिडिक सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकते हैं एक्सेप्ट HNO3। HNO3 का रीजन क्या होता है, NO3 माइनस उसमें जो आयन होता है वो प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, वो उसके अंदर आएगा कि H3O प्लस की जगह NO3 माइनस होता है, बट बाकी केसेस में चाहे HCl हो चाहे H2SO4 हो ये फंडा लगेगा। और रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जो भी नीचे है वो सब हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे जो भी एसिड लिया है हमने H2SO4 या HCl, लेकिन नीचे वाले जो भी है उनको हम H2SO4 में स्टोर नहीं कर सकते, ऊपर वाले जितने भी हैं उसको हम H2SO4 में स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अभी एक और चीज मैं बता देता हूँ, मेरे को याद है ना 1.1 वोल्ट हमने निकाला था वैल्यू, तो वो भी कहां से आया था वो मैं बताता हूँ। जो अपना क्या था, डेनियल सेल था, डेनियल सेल का रिएक्शन याद है ना, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा था और जो कॉपर था वो Cu में कन्वर्ट होता है। इसके लिए हमने निकाला था ना, E0 लिख रहा हूं मैं, मतलब वो स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई, तो इसके लिए अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, 2+ से Cu माइनस E0 Zn2+ से Zn। इसका वैल्यू अभी मैंने यूज किया था, कितना था 0.34, इसका वैल्यू कितना था माइनस का 0.76। देख लो आ गया ना आंसर 1.1 वोल्ट। ये सब मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जो अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको इजी पड़ेगा सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये फर्स्ट बेसिक था, पहला क्वेश्चन, कंसीडर द रिएक्शन Zn+2Ag gives Zn2++ 2Ag given that E0 of Zn2 Zn2+ 0.76 और Ag+ से Ag का 0.8, फाइंड स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ EMF एंड रिप्रेजेंट दी सेल। पहले हम सेल को रिप्रेजेंट कर देते हैं, सेल तो सीधा हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कौन आता है, जो भी जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आएगा, ऑक्सीडेशन जिंक का हुआ है। राइट हैंड साइड में पहले हम लिख देंगे, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आ जाएगा Ag सॉरी, ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया अपना, ठीक है, यहाँ पे अपने सेल को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया है। अब बात आती है फाइंड द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ EMF। अब मैंने जो तुम लोगों को उस टाइम पे एक बहुत ही मेन चीज बताई थी कि जो हमारा E0 सेल का फॉर्मूला है उसमें हमेशा अपने को SRP वैल्यू लेना है। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी SOP का वैल्यू दिया जाएगा, तो कोई बात नहीं, हम सिर्फ साइन चेंज करके कन्वर्ट कर देंगे। E0 सेल मेरे को जब रिएक्शन दिया होता है ना तो मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, रिएक्शन की फिजिबिलिटी मेरे को चेक नहीं करनी है। जब रिएक्शन दिया है तो रिएक्शन के हिसाब से मेरे को देखना है किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या मेरे को दिख रहा है रिडक्शन Ag का हो रहा है, या मैं लिख दूं E0 Ag+ से Ag और माइनस क्या हो जाएगा E0 Zn+2 से Zn। क्या मैं बोल सकता हूं ये दोनों SRP वैल्यूज है, मेरे को Ag+ से Ag का ही वैल्यू दिया है, मतलब इसको तो मैं एज इट इज लिख लूंगा। लेकिन अगर मैं जिंक में चेक करूंगा तो मेरे को कंफ्यूज करने के लिए जानबूझ के SOP का वैल्यू दिया है। देखो ना, जिंक से Zn2+ मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 0.76। वहां पॉजिटिव 0.76 था लेकिन मैंने नेगेटिव लिया है, क्यों, क्योंकि मेरे को रिडक्शन पोटेंशियल लेना है हमेशा फॉर्मूला में, यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो आंसर क्या आ गया 1.56 वोल्ट्स। आई होप एकदम इजी क्वेश्चन है ये, बस वैल्यू लेने का ध्यान रखना आप लोग। ये वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें कि इज दिस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, यस reaction is spontaneous. Why? Because E0 cell is positive. Reaction is spontaneous because E0 cell is positive. और एक और तरीके से इसमें मैं लिखना चाहूँ तो हम ये लिख सकते हैं कि zinc can't be stored in AgNO3. AgNO3 या Ag+ एक ही बात है, क्यों, क्योंकि zinc can't be stored in AgNO3। रीजन क्या है कि zinc का रिएक्शन Ag+ के साथ हो रहा है बेसिकली, जिसको भी जिसमें स्टोर करना है उन दोनों का आपस में रिएक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये रिएक्शन हो रहा है ना, अभी मैंने लिखा कि इस रिएक्शन का E0 सेल पॉजिटिव आया है, ये रिएक्शन हो रहा है, देयरफॉर जिंक कांट बी स्टोर्ड इन AgNO3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। कैन CuSO4 बी स्टोर्ड इन जिंक पॉट Ag पॉट? आगे वो क्वेश्चन देख लो, E0 सेल नहीं दिए हुए, SRP वैल्यूज अपन लिख लेते हैं क्योंकि मेरे को SRP वैल्यूज से ही मतलब है। SRP वैल्यूज ऑफ कॉपर कितना होता है 0.34 वोल्ट्स, Ag का कितना होता है 0.8 वोल्ट्स और जिंक का कितना होता है माइनस का 0.76 वोल्ट्स। SRP लिया है मैंने। सबसे पहला पार्ट क्या बोल रहा है, क्या कॉपर CuSO4 को जिंक पॉट में, मतलब ये रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हो गया। इस रिएक्शन का अपने को E0 सेल निकालना है, चेक कर लो E0 सेल कैसे निकालूंगा मैं, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको पहले लिखेंगे, रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने, कितना है वैल्यू इसका 0.34,
माइनस माइनस का 0.76 क्या आया 1.1 वोल्ट, दैट इज पॉजिटिव, हेंस वी कांट स्टोर। ठीक है, सेकेंड पार्ट देख लो। सेकेंड पार्ट में भी अगेन Cu2 प्लस 2Ag गिव्स 2Ag प्लस Cu, कहना है इसे ई नॉट सेल। अगेन इस केस में क्या हो जाएगा, रिडक्शन तो कॉपर का ही हो रहा है, Cu माइनस ई नॉट Ag प्लस से Ag कितना आया 0.34 माइनस 0.8 कितना हो गया ये, नेगेटिव का 0.46 वोल्ट, वैल्यू क्या है नेगेटिव, हेंस वी कैन स्टोर। आई होप ये पहला पार्ट क्लियर होगा कि ईएमएफ को देख के हम कैसे बताएं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, या कैसे बताएं कि एक चीज को दूसरी चीज में स्टोर कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, if the SOP values of Ag and hydrogen are minus 0.8 and 0 volt respectively, SOP दिया हुआ है, then which of the cell will act as anode and which will act as cathode? Also represent the cell and write the cell reaction. सेल रिएक्शन लिखा है मतलब थियोरेटिकल है, ईएमएफ तो निकालना नहीं है। एनोड पे कौन आएगा, एनोड पे वो आएगा जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन उसका होगा जिसका एसओपी का वैल्यू ज्यादा होता है। तो एज एसओपी of hydrogen is greater than SOP of Ag, hence oxidation of hydrogen and reduction of Ag will take place। ठीक है, तो अभी तो मेरे को बोला है कि एनोड पे कौन आएगा, एनोड पे आएगा हाइड्रोजन और कैथोड पे कौन आ जाएगा, सिल्वर। रिएक्शंस क्या होगी एनोड और कैथोड पे, वो भी अपन लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि टोटल रिएक्शन लिखने के लिए मैं दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को ऐड करता हूँ। ये तो हमने ऑर्गेनिक में भी किया है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड कैथोड को ऐड कर देते थे। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा किसका, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में होगा, किस में कन्वर्ट होगा, H प्लस में। क्या बन गया, ये बैलेंस कर लो, 2H प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ हाफ H2 लिखो और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिखो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बस रिएक्शन अपना बैलेंस होना चाहिए। कैथोड पे कौन आ जाएगा, Ag, रिडक्शन हो जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन। पर मैं जब दोनों को ऐड करूंगा तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 2 2 2, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐड कर दे दोनों को, क्या बन जाएगा H2 गैस प्लस 2Ag प्लस गिव्स 2H प्लस 2Ag। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। ये वाली रिएक्शन तुमने बनाई है, तुमने ये लेके बनाया है कि हमने एनोड पे अपनी इच्छा से उसको रखा जिसका एसओपी ज्यादा है, तो ये रिएक्शन हमेशा जब भी हम खुद बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो हमेशा क्या होती है, फिजिबल होती है। ऑलवेज फिजिबल का मतलब वो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। चाहो तो चेक कर सकते हो इसका, ई नॉट सेल निकाल दो, ई नॉट सेल क्या होगा, रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag का, Ag प्लस से Ag, माइनस ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, H प्लस से H2, कितना है वैल्यू ये 0.8 माइनस 0, क्या आ गया, प्लस का 0.8 आया ना, पॉजिटिव आ गया, मतलब रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। सेल रिएक्शन लिख दी, रिप्रेजेंट करना है सेल, सेल को रिप्रेजेंट करना तो बहुत ईजी है, H2 गैस H प्लस एक्वस, अगेन मैं बोल रहा हूँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लेंगे, Ag प्लस एक्वस और साथ में क्या आ जाएगा Ag। दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये रिवर्स टाइप ऑफ क्वेश्चन था जिसमें तुमको सब कुछ बना के बताना था। आगे बढ़ते हैं अपन। कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एंड ऑल्सो राइट द इक्वेशन। 2 पार्ट्स हैं इसमें, पहला पार्ट हो गया, इसमें बोला है कि पहले तो इक्वेशन भी लिख दो, स्टैंडर्ड ईएमएफ भी निकाल देते हैं, सबकी एसआर पे वैल्यूज दी हुई है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सेल रिप्रेजेंटेशन दिया, उससे रिएक्शन लिखना तो बहुत आसान है। CD2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में। ऑब्वियसली रिएक्शन बैलेंस नहीं है, चार्ज बैलेंस नहीं है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा 2 2। लेकिन ई सेल निकालते हुए कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कभी भी रिएक्शन डबल करने से वैल्यू अगर डबल होता था तो वो सिर्फ जैसे एंथैल्पी में होता था थर्मोकेमिस्ट्री में, क्योंकि एंथैल्पी क्या होता था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में अपना पूरा थर्मोडायनेमिक्स लगता है, इधर नहीं लगेगा। तो मैं सिंपली बोल सकता हूं कि इसका ईएमएफ क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू रिडक्शन किसका हो रहा है उसको पहले लिख दो, उसका एसआरपी आ जाएगा, और माइनस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका भी एसआरपी आ जाएगा। एसआरपी एजी का कितना दिया हुआ है, लास्ट वाला 0.8। सीडी का कितना दिया हुआ है, सीडी का है सबसे पहले, माइनस का नेगेटिव का 0.4, कितना आ गया वैल्यू, प्लस का 1.2 वोल्ट। अगर पूछा जाए कि कैन सीडी बी स्टोर्ड इन AgNO3, नो, बिकॉज ई सेल इज पॉजिटिव। सिमिलरली
सेकंड पार्ट में क्या बोला है, Fe से Fe2+ बनेगा और Zn2+। आई थिंक ये तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड ही है, कुछ रिएक्शन बैलेंसिंग की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा E0 सेल हम निकाल दें। E0 सेल पहले जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका वैल्यू ले लेंगे और बाद में जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका SRP ले लेंगे। Zn2+ का कितना दिया हुआ है, ध्यान देना बस SRP ही वैल्यू दिया हुआ होना चाहिए, माइनस इसका कितना दिया हुआ है 0.4, कितना आ गया ये, प्लस का माइनस का 0.35 volts। Yes, the value is negative, hence the reaction is non-spontaneous. So we can store Fe in ZnSO4. Fe in ZnSO4. Zn in FeSO4 नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। Fe in ZnSO4, ये ZnSO4 जैसा ही तो है क्योंकि उसका कैटायनिक पार्ट लिया है हमने। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। SRP of NO3 minus ion is 0.96 volts. SRP values of Fe3+, Hg2+, V2+ and Au3+ are these. The pair of metals that is oxidized by nitrate ion in aqueous solution is, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये। क्या बोला जा रहा है इसमें कि SRP NO3 माइनस का गिवन है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि SRP वैल्यूज इन चारों का गिवन है। पहले तो अपन SRP वैल्यूज लिख लेते हैं सबका। NO3 माइनस का SRP वैल्यू कितना है, 0.96 वोल्ट। Fe3+ का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.86 वोल्ट्स। और Hg2+ का रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस का 1.19 वोल्ट। और फाइनली दो और है, V2+ का कितना है, गलत लिख लिया क्या वैल्यू, हाँ Hg2+ का 0.86 है, गलत वैल्यू देख लिया हमने। आयरन का सबसे पहला वैल्यू नेगेटिव का 0.04 वोल्ट्स, इसका आ जाएगा 0.86 वोल्ट्स, इसका आ जाएगा माइनस का 1.19 वोल्ट और फाइनली Au का आ जाएगा 1.4 वोल्ट। थोड़ा अपन दिमाग लगाते हैं, मतलब ऐसे ऑप्शंस है, मतलब इसमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट है। एक इसमें Au दिया ना, ऑप्शन में गलती है, ये Cu नहीं आएगा, यहाँ पे Au आएगा, ठीक है। अभी एक चीज़ अपन देखते हैं कि ये जो चारों वैल्यूज़ है कौन सी, 1 2 3, ये तीनों वैल्यूज़ जो है ये तीनों NO3 माइनस से कम है और ये वाला वैल्यू अकेला है जो NO3 माइनस से ज़्यादा है। सो हम एक काम करते हैं, अपने को क्या बोला है कि द पेयर ऑफ मेटल्स दैट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रेट आयन, मतलब NO3 माइनस क्या Au को, जो भी नाइट्रोजन का कंपाउंड बनता है, प्लस Au3+ बना के दे सकता है। इसका मैं अगर E0 सेल निकालूं तो मैं बोल सकता हूँ ना, रिडक्शन पोटेंशियल हम किसका लेंगे, NO3 माइनस का लेंगे, जो भी वो बना के देता है, माइनस E0 Au3+ से Au। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.96, माइनस इसका वैल्यू कितना है, 1.4, कितना आ गया ये 0.4 माइनस का 0.44 वोल्ट, मतलब ये रिएक्शन नहीं हो सकता ना। सो कैन वी से कि NO3 माइनस विल नॉट रिप्लेस, मतलब विल नॉट ऑक्सीडाइज Au to Au3+। लेकिन क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इस वैल्यू से ज्यादा एक का ही वैल्यू था, लेकिन बाकी तीनों का वैल्यू तो क्या इससे कम है ना। सो बाकी तीनों में जब मैं इसके साथ लूंगा, सो इट कैन डू दैट। अब ये तो एक लंबा मेथड हो गया, मतलब ऐसे शॉर्टकट ही है, बट एक और इजी मेथड है। मैंने एक चीज लिखाई थी तुम लोगों को कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू SRP। तो मैं बोल सकता हूं ना कि जिसका SRP ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज करेगा साथ वाले को। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब साथ वाले को ऑक्सीडेशन करना, मतलब खुद को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो एक्ट करवाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू SRP। क्या मैं बोल सकता हूं कि इन चारों को अगर मैं कंपेयर करूं, हाईएस्ट SRP इसका है, तो ये इन तीनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। लेकिन अगर मैं जैसे ही इसको और इसको कंपेयर करता हूं, तो उस केस में क्या हो गया, इसका SRP वैल्यू ज्यादा हो गया। इस केस में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। सो ओनली गोल्ड विल नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3 माइनस। तो मेरे ऑप्शंस देख लो, पहले में आ गया आयरन एंड गोल्ड, ये गलत हो गया। Hg Fe ट्रू, FeV ट्रू, V एंड Hg ट्रू। तो इसके कितने आंसर्स हैं, ये जो गोल्ड में गए हो ना सारे आंसर्स है B, C एंड D। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ पे जाके जो अपना ये लेक्चर नंबर 3 है दैट इज ओवर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये बेसिक चीज है, क्योंकि ये जब तक नहीं आएगा ना तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ये तो हमने E0 सेल निकाला, मैंने पहले भी आपको बताया था कि E0 सेल मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस में आ रहा है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ना अगर लें तो फिर क्या होगा, तो वहां पे एक इक्वेशन आएगी विच इज कॉल्ड नर्न्स्ट इक्वेशन। तो वहां पे हम अलग एक फॉर्मूला बनाएंगे जहां E सेल हम निकालेंगे और E0 सेल गिवन होगा। तो मतलब क्या होगा कि E0 सेल तो मेरे को निकालना आना चाहिए ना, तभी हम क्या कर पाएंगे, E सेल निकाल पाएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसके बेसिस पर आपको DPP1 मिलेगा, उसमें बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, आप वो सारे सॉल्व करो और आपको जहां पे भी डाउट आता है तो वो आप बिल्कुल पूछना। अगर हम प्लान भी कर सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास भी प्लान कर सकते हैं, ऑनलाइन डाउट क्लास,
जो लाइव क्लास है हमारा। बट अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, नेट की हेल्प मत लेना। जो भी डाउट्स आते हैं सीधा आप ग्रुप पे भेज के मेरे से पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।